नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। तो हम बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ रहे थे? उत्तक। उससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लेकिन कुछ ही बच्चों ने लिखा, इसलिए मेरे को लग रहा है आप इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ रहे हो। तो आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो। आप इस तरह से क्वेश्चन के आंसर दोगे तो आपको क्या है, वो हमेशा के लिए याद रहेगा। और क्या पता वो क्वेश्चन परीक्षा के अंदर भी आ जाए या उससे रिलेटेड आ जाए, तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाए। और को कहूँ कि आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताइए, तो आप कमेंट में दिया करो आंसर। कोई बात नहीं, गलत है तो कोई बात नहीं, सही होगा, नेक्स्ट दिन आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन था कि ऐसा यांत्रिक उत्तक कौन सा है जिसमें लिग्निन नहीं होता। और ऑप्शन थे इसके पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा और चौथा था एरेनकाइमा। जितने भी बच्चों ने आंसर दिए वो यही दिया, पेरेनकाइमा। लेकिन ये नहीं होगा पेरेनकाइमा। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हमने सभी पढ़ लिए थे, पेरेनकाइमा पढ़ लिया, कोलेनकाइमा पढ़ लिया, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ लिया, एरेनकाइमा पढ़ लिया। तो एक बार चलिए आप वापिस आ जाइए। जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने सरल उत्तक देखे थे। कितने सरल उत्तक देखे थे जिसके अंदर कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे। कौन कौन से? सबसे पहला पेरेनकाइमा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या था? कोलेनकाइमा और फिर स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और पेरेनकाइमा के ही 2 भाग थे। कौन कौन से? एक आपका क्लोरेनकाइमा, ये कोलेनकाइमा, ये है क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, ठीक है। इस तरह से हमने सरल उत्तक का डिवाइडेशन पढ़ा था। पेरेनकाइमा कौन सा उत्तक था कि जो मृदुतक कोमल भागों में पाया जा रहा था। इसका कार्य क्या था? ये यहाँ क्या कार्य के अंदर पूछा गया, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था, क्लोरेनकाइन क्या कर रहा था? भोजन निर्माण कर रहा था। एरेनकाइन यानी वायु को, पादप को प्लावकता प्रदान कर रहा था। तो इनका कार्य क्या हुआ था? भोजन निर्माण और संचय और पादप को प्लावकता प्रदान करना। कार्य में हमने पढ़ा था। ये क्या कर रहा था? यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहा था। ये क्या कर रहा था? यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहा था, ठीक है। अब देखो बने हुए किससे थे? पेरेनकाइमा किससे? इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी? सेल्यूलोज से, ठीक है। कोलेनकाइमा की हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पैक्टिन की बनी हुई थी। और स्क्लेरेनकाइमा की, ये मैं लिख देती हूँ थोड़ी सी, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पैक्टिन, ठीक है। और यहाँ किससे बना हुआ था जिससे हमने स्क्लेरेनकाइमा को क्या नाम दिया था? लिग्नीकृत उत्तक, ठीक है। ये भी हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पैक्टिन प्लस में क्या? लिग्नीन के जमाव के कारण क्या है, इसकी कोशिका भित्ति मोटी थी, ठीक है। आई बात समझ? अब क्वेश्चन पे चलिए, ठीक है। किस तरह से कि देखो ऐसा यांत्रिक उत्तक, क्या नाम दे रहा है? यांत्रिक उत्तक कौन सा है जिसमें लिग्नीन नहीं होता? तो यांत्रिक उत्तक इन सरल उत्तक में कौन से हैं? पेरेनकाइमा नहीं है, यांत्रिक उत्तक नहीं है। तो कौन से यांत्रिक उत्तक? कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा 2 ही है। तो अब देखो यांत्रिक उत्तक पूछ रहा है, तो इसका मतलब पेरेनकाइमा से जो रिलेटेड है वो तो खत्म, ये नहीं होगा। एरेनकाइमा नहीं होगा, क्यों? कि ये पेरेनकाइमा का ही भाग है, ठीक है। अब बचा कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा, और हमको क्या देखना है? लिग्नीन नहीं होता
कई बार हम क्या करते हैं, लिग्निन नाम पढ़ते ही दे देते हैं कि हाँ धड़ाधड़ लिख देते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा ही होगा, हमने पढ़ा है जिसके अंदर जमाव होकर मोटी भीति बना लेता है। लेकिन इसके आगे के वर्ड भी देखो क्या बोल रहा है, नहीं होता। नहीं का मतलब देखो किसके अंदर नहीं होता। अब देखो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर तो है लिग्निन, ठीक है, और मैंने यही बताया था कि इन सरल स्थायी ऊतक के अंदर सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा के अंदर ही आपका क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा था लिग्निफाइड ऊतक। ठीक है, लिग्निफाइड या लिग्नीकृत ऊतक। तो इसके अंदर तो लिग्निन होगा, तो बचा कौन सा, ये तो होगा नहीं, तो बचा कौन सा, आपका कोलेनकाइमा। ठीक है, आई बात समझ में। इसी तरह से वर्णों को देखते हुए आप कीजिए। इसके अंदर हमको क्या देखना था, यांत्रिक ऊतक देखना था, बस ये इतना ही घुमा के दिया था। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या देख लिया था, जो जटिल स्थायी ऊतक है उसका हमने क्या, उसके पार्ट्स देख, उसके भाग देख लिए थे, कौन कौन से इसके जटिल स्थायी ऊतक में जाइलम के कितने प्रकार होते हैं या कितने इनके अवयव होते हैं। जाइलम के कितने अवयव थे, 4। जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार के थे, जाइलम तथा फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम के अंदर हमने इनके चारों अवयव देख लिए थे, कौन कौन से थे आपके, वाहिका, वाहिनिका, और कौन सा था आपका जाइलम रेसे तथा जाइलम मर्दूतक। ठीक है, या जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये 4 क्या थे, जाइलम के अवयव कह दो, या उसके जाइलम की कोशिकाएं कितने प्रकार की पाई जाती है, यानी जाइलम एक ऊतक है, इसमें कितनी प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, तो आपकी 4 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, वो हमने देख लिया था। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो फ्लोएम है, जटिल स्थायी ऊतक का दूसरा पार्ट फ्लोएम, जिसको क्या बोलते हैं, पोषवाह्य भी बोला जाता है, इसको पोषवाह्य। पोष का अर्थ क्या होता है, पोष यानी पोषण, भोजन, वाह्य वहन करना। पोष का क्या अर्थ है, पोषण, और वाह्य का वाहन करना, यानी पोषण का परिवहन करवाना किसका काम है, फ्लोएम का। भोजन का परिवहन करवाना किसका कार्य है, फ्लोएम का। और ये मैंने आपको बता दिया था कि ये बहुत दिशा में कार्य करता है। जैसे जाइलम की सिर्फ एक दिशा या एकल दिशीय बोल सकते हैं कि जाइलम सिर्फ क्या है, एकल दिशीय या एक दिशा में ही क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ क्या करता है, जल का परिवहन करवाता है। ठीक है, लेकिन फ्लोएम क्या करता है कि ये जैसे एक पादप है, ठीक है, ये क्या है, पादप है, और इसकी बहुत सारी इस तरह से शाखाएं हैं। ठीक है, इस तरह से शाखाएं लगी हुई है, पर्ण है इसकी। तो अब देखो ये फ्लोएम क्या है, भोजन जैसे कहाँ बन रहा है, यहाँ पत्ती के अंदर बन रहा है, तो यहाँ से जाकर यहाँ भी ले आएगा, और जैसे यहाँ नीचे छोटे पादप होते हैं उसके नीचे पत्ती होती है, यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, बहुदिशीय होता है। इसकी दिशा कैसी होती है, सभी चारों ओर होती हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे भी हो सकती है, नीचे से ऊपर की ओर भी हो सकती है। ठीक है, फिर देखो कि भोजन का सेवन, ये मैंने बता दिया, नाम से ही पोषवाह्य यानी पोषण का क्या करवाना, वहन करवाना या परिवहन करवाना। ठीक है, फिर देखो इस फ्लोएम के अवयव देखते हैं। इस फ्लोएम के अवयव यानी कि इनकी जो कोशिकाएं हैं कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तो वही ये भी आपकी क्या है, 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनाए हैं, या इनके 4 क्या है, अवयव है। कितने, 4 प्रकार के अवयव है, कौन कौन से, चालनी नलिका, सहायक कोशिका या सखी, जिसको सहचर कोशिका भी बोला जाता है। ये तीनों नाम याद रखना, सहायक कोशिका, सखी कोशिका, सहचर कोशिका। ठीक है, फिर आता है आपका फ्लोएम रेसे। ठीक है, और फिर है आपका फ्लोएम मर्दूतक। ये जैसे जाइलम रेसे, जाइलम मर्दूतक वैसे ही है। ठीक है, अंदर सिर्फ यहाँ है कि वहाँ क्या थी, वाहिनिका, यहाँ चालनी नलिका है, और यहाँ क्या है, सहायक या सखी कोशिका या सहचर कोशिका, वहाँ क्या थी, वाहिका। ठीक है, तो फिर हम इसके प्रत्येक के अलग अलग लक्षण देखते हैं कि चालनी नलिका, सहायक कोशिका और सखी कोशिका का अलग अलग क्या कार्य होता है तथा किस आकृति में बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि हमने वहां भी पढ़ा था, वहां क्या था, सभी के सभी मृत थे, लेकिन एक क्या था, जो जाइलम मर्दूतक था वो क्या था, जीवित था। यहाँ उसका उल्टा है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी कोशिका जीवित है या कौन सी कोशिका मृत है। ठीक है, तो यहाँ सभी के सभी जीवित है, सिर्फ फ्लोएम रेसे को छोड़कर। जो फ्लोएम रेसे है वो आपका क्या है, मृत है।
ठीक है, याद रखना ये, इसीलिए तो मैंने यहाँ अलग से ब्रैकेट के अंदर दिया है कि चारों में यदि आप अंतर करते हुए समझोगे तो आपके जो जो ये पढ़ रहे हो ये ज़्यादा स्थायी रहेगा, याद रहेगा लंबे टाइम तक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं चालनी नलिका के लक्षण क्या है। ठीक है, चालनी नलिका ये क्या करती है, भोजन का सहवन करती है, यानी मुख्य कार्य यही है, चालनी नलिका ही भोजन का सहवन करवाती है, करवाती नहीं है, करती है। चालनी नलिका क्या करती है, भोजन का सहवन करती है। जैसे वहां कौन कर रही थी, जहां दोनों वाहिका और वाहिनिकाएं कर रही थी। ठीक है, वैसे यहाँ चालनी नलिका क्या करवाती है, भोजन का सहवन करती है। ठीक है, फिर देखिए ये कैसी होती है, लंबी होती है, पतली होती है, नलिकाकार होती है, इसमें अनुप्रस्थ छिद्र होते हैं, वो सब मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए चालनी नलिका का डायग्राम देखते हैं किस तरह है। तो ये देखिए इस तरह से ये है चालनी नलिका, ये देखो ये क्या है, चालनी नलिका। इस तरह से मैं दोबारा से बना के बता देती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। ये है आपकी क्या है, चालनी नलिका। और इस चालनी नलिका में जैसे इसके पास में ये दूसरी नलिका जुड़ी होगी, दिख रहा होगा, यहां से बना देती हूँ। ठीक है, इसी के साथ दूसरी चालनी नलिका जुड़ी होगी और एक दूसरे का संपर्क क्या है, इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये ऊपर वाली चालनी नलिका से जुड़े होंगे। ठीक है, अब देखो यहां इसके बीच में ये क्या है, ये क्या हो रहा है, भोजन का सहवन। ठीक है, ये है आपकी क्या, चालनी नलिका। ठीक है, चालनी नलिका। अब देखो इसके पास में क्या मिलती हैं, सहायक कोशिका मिलती हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सहचर कोशिका भी कहते हैं, या सखी कोशिका भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखो ये मैंने थोड़ी सी दूर बनाई है, लेकिन ये क्या है, सटी हुई होती है, इस तरह से ये क्या होती हैं, सटी हुई होती हैं। कौन, सह कोशिका। ये क्या है आपकी, सह कोशिका या सहायक कोशिका। ठीक है, ये क्या है, सह कोशिका या सहायक कोशिका। तो ये देखो इस तरह से इसको बोला जाता है चालनी तत्व, चालनी नलिका तत्व। अब यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चालनी नलिका तत्व क्या है। कुछ नहीं, जो इस चालनी नलिका के अंदर जो भोजन का परिवहन हो रहा है, जिनके तत्व पाए जाते हैं, उसी को ही बोला जाता है चालनी नलिका तत्व। ठीक है, अब देखो ये चालनी नलिका के अंदर क्या है, चालनी नलिका तत्व। अब इनका संपर्क किस तरह से होगा, जैसे ये देखो इस तरह से ये छिद्र दिख रहे हैं, ये छिद्र है, यानी चालनी नलिका तत्व तथा सह कोशिका का संपर्क क्या है, अनुप्रस्थ छिद्र से हो रहा है। यही बात यहाँ है, अनुप्रस्थ छिद्र पाए जाते हैं इसके मध्य, इस चालनी नलिका के अंदर, यानी ये चालनी नलिका का, जैसे मैंने यहाँ बता रही हूँ आपको, ये छिद्र है। ठीक है, और इधर सह कोशिका के भी छिद्र है। जब ये कोशिका इसके पास आ जाएगी तो दोनों मिल जाएंगे। जैसे मैंने ये पास लिए तो ये दोनों छिद्र क्या हो गए, आपस में मिले हुए होंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ मैंने आपको अलग अलग दिखाए हैं, क्योंकि ये चालनी नलिका के छिद्र और यहाँ सह कोशिका के छिद्र, जब दोनों आपस में, जैसे ये चालनी नलिका है और ये आपकी क्या है, सह कोशिका, जब दोनों ये साथ में हो गए और इनके छिद्र एक दूसरे के मिल गए तो ऐसे लगता है एक ही छिद्र है, और इस तरह से इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ। ठीक है, तो अनुप्रस्थ छिद्र पाए जाते हैं। अब देखो सहायक कोशिका का जीवद्रव्य, ये छिद्र क्या करते हैं कि इसका जीवद्रव्य तथा इस चालनी नलिका का द्रव्य, सह कोशिका तथा चालनी नलिका का जीवद्रव्य क्या है, आपस में संपर्क बनाए रखता है। कौन, ये अनुप्रस्थ छिद्र। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चालनी नलिका जो है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, उसके अंदर क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता। इस चालनी नलिका के अंदर केंद्रक नहीं है। क्या दिख रहा है, क्या कहीं मैंने बनाया, नहीं बनाया ना, तो इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। जैसे यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये तो आपको क्या दिख रही है, ये चालनी नलिका तत्व है, ये क्या है, चालनी नलिका तत्व है। ठीक है, ये आपका केंद्रक नहीं है, ये चालनी नलिका तत्व है। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे कि केंद्रक नहीं है तो ये कार्य कैसे करेगा,
ठीक है। देखो केंद्रक एक एसिटाबुलेरिया नामक एक शैवाल है जिसके अंदर क्या एक वैज्ञानिक नाम जिसका हेमरलिन, एक एसिटाबुलेरिया, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। एसिटाबुलेरिया नामक एक शैवाल जिसके अंदर किसने प्रयोग किया, हेमरलिन ने। ये एक कोशिकीय शैवाल है। एक कोशिकीय क्या है, शैवाल है। जैसे एक कोशिकीय जीव नहीं होता है, जैसे माइकोप्लाज्मा है, जीवाणु है, ये एक कोशिकीय जीव है, वैसे ही ये एक पादप जाति के अंदर एसिटाबुलेरिया हरीश शैवाल है। ठीक है, क्या है, हरीश शैवाल है। ये कैसे हैं, एक कोशिकीय है। जैसे ये कोशिका, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, एक केंद्रक पाया जाता है। तो इस हेमरलिन ने क्या किया था, इसके ऊपर अध्ययन किया था और देखा कि ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक क्या है, एक कोशिका का निर्देशक कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्देशक। नहीं दिख रहा है तो आप लिख लेना, केंद्रक क्या है, कोशिका का निर्देशक। निर्देशक कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारा पूरा शरीर है, हमारे पूरे शरीर को मेंटेन कौन कर रहा है, हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क के पास ही वो सभी सूचनाएं हैं जो हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ, ये कार्य करने के लिए मेरे को सचेत कौन करता है, सूचना कौन दे रहा है, मस्तिष्क। वैसे ही एक कोशिका के अंदर सभी कार्य को मेंटेन करने के लिए कौन बैठा होता है, आपका केंद्रक। कौन बैठा है, केंद्रक बैठा है। ठीक है, तो यही बात इस हेमरलिन ने बताई कि एक कोशिका के अंदर कोशिका का केंद्रक कोशिका का निर्देशक कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये सभी कार्यों को करवाने में मदद करता है या सभी कार्य करवाता है एक कोशिका से। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब देखो, अब इस चालनी नलिका के अंदर केंद्रक नहीं है तो ये कार्य कैसे करेगी, कैसे परिवहन करवाएगी, तो समझो जैसे इसके पास कौन बैठी है, इसकी सहायता करने के लिए क्या है, सहायक कोशिका बैठी है। इस सहायक कोशिका के अंदर तो केंद्रक है ना, जैसे ये देखो, ये मैंने दोनों जगह दिखाया है। तो सहायक कोशिका का केंद्रक क्या है, निर्देश भेजेगा। इसीलिए तो ये संपर्क हुआ, अनुप्रस्थ छिद्रों के द्वारा इस कोशिका और इस कोशिका का संपर्क हुआ। सिर्फ केंद्रक ही नहीं पाया जा रहा है, बाकी तो जीव द्रव्य तो है इसके अंदर, बाकी जीव द्रव्य है, अन्य कोशिकांग भी है, लेकिन क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसको कार्य करवाने के लिए निर्देश कौन देगा, इस सहायक कोशिका का केंद्रक इसको निर्देश देगा, जिससे ये चावड़ी नलिका क्या करेगी, ये जो भोजन का परिवहन करवाने में करवाएगी। ठीक है, और सहायता कौन कर रही है, सहायता कर रही है आपकी सहायक कोशिका। कौन कर रही है, सहायक कोशिका। अब देखो, अब ये क्या है, ये जो कोशिकाएं हैं, इसको सहारा भी तो चाहिए खड़े रहने के लिए। तो सहारे देने के लिए आपके कौन है, फ्लोएम मर्दूतक, फ्लोएम रेसे, सॉरी मर्दूतक नहीं, फ्लोएम रेसे। फ्लोएम रेसे क्या करते हैं, इसको खड़ा रखते हैं, इसको खड़ा रखने में मदद करते हैं, सहायता देते हैं। ठीक है, फिर इनको भोजन भूख तो लगेगी ना इन सभी को। जैसे ये आपकी चालनी नलिका है, ये आपकी सहायक कोशिका है या फ्लोएम रेसे हैं, इनके लिए भोजन कौन बनाएगा, भोजन बनाएगा या भोजन का संग्रह कौन करेगा, फ्लोएम मर्दूतक क्या करेगा, भोजन का संग्रह करेगा। ठीक है, तो ये सभी मिलकर एक कार्य करती है, जो कौन सा कार्य करती है, भोजन का सेवन करना। ठीक है, आई बात समझ में। या वैसे ही वही आप 4 उदाहरण देख लीजिए कि जैसे एक व्यक्ति है जिसको कंपनी चलाना है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसको कंपनी चलाना है और उसको मदद चाहिए, तो मदद के लिए वो किसी दूसरे व्यक्ति को रखेगा कि तू ये कर, जैसे मैं ये कंप्यूटर का काम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसको सहारा देने के लिए क्या है, कुछ लोगों की और मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, जैसे ये फ्लोएम रेसे। फिर उसको भोजन बनाने के लिए भी तो चाहिए ना, भोजन बनाने के लिए घर पे बीवी को रखेगा, जैसे वो भोजन बना के देगी सबके लिए, या किसी रसोइये को रखेगा। ठीक है, तो वो क्या है, इसी तरह से ये सब मिलकर एक क्या कर रहे हैं, वो चारों के चारों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक कंपनी चला रहे हैं। इसी तरह ये भी एक कंपनी चला रहे हैं, कौन सी, भोजन का सेवन करवा रहे हैं। आई बात समझ में। ठीक है, मुख्य कार्य यदि पूछे, ऐसे पूछे कि मुख्य जो भोजन का सेवन करना है वो कार्य कौन करता है, या भोजन का सेवन करवाना मुख्य कार्य कौन कर रहा है, आपकी चालनी नलिका। इस चालनी नलिका को सहायता कौन दे रहा है, कौन, सहकोशिका। क्यों, क्योंकि इसके पास तो सूचना देने वाला दिमाग नहीं है। अब जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो कोमा के अंदर है,
ठीक है, कोमा के अंदर लेटा हुआ है। अब उसको नहीं मालूम है कि तेरे को उठ के खाना खाना है या तेरे को भूख लगी है या कुछ वॉशरूम जाना है, नहीं पता है उसको। लेकिन एक सहायता देने वाला जैसे कोई आदमी है, उसका भाई रहेगा, ठीक है, या कुछ और भी हो सकते हैं, बीवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो वो सहायता देने के लिए उसका, क्योंकि उसका माइंड काम नहीं कर, उसके पास उसका माइंड नहीं है, उसका काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसके पास केंद्रक नहीं है, उसका माइंड नहीं है, तो वो क्या है, उसको उठा करके उसको खाना खिलाएगा, उसको फ्रेश कराएगा, ठीक है, इधर उधर घुमाएगा। वो सारा का सारा नियंत्रण कौन कर रहा है? वो पास का भाई, ठीक है। इसी प्रकार से फिर उसको भोजन बना के कौन दे रहे हैं? घर में जो उसकी माता है या उसकी बीवी है, ठीक है। इसी प्रकार से वो उसके जीवन को चला रहे हैं, वैसे ही ये एक जीवन को चला रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़ के पढ़िए, जिससे आपका ज्ञान क्या रहेगा? स्थायी रहेगा, ठीक है। तो ये इतनी बात आई समझ में। अब हम देखते हैं आगे सहायक कोशिका के लक्षण, जिससे मैंने पूरा इसको डिटेल से डायग्राम के थ्रू बता दिया है, फिर भी आप देख लीजिए ये क्या करता है कि सहायक कोशिका या सखी कोशिका या सहचर ये केंद्रक युक्त होती है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये केंद्रक युक्त होती हैं, चालनी नलिका को भोजन सेवन करवाने में सहायता करती हैं, ये भी मैंने बताया कैसे। ये इसको निर्देश देगी, ठीक है, इसके पास केंद्रक है, इसको निर्देश भेजेगी अनुप्रस्थ चित्रों से, और इनका जीवद्रव्य इसके पास जाएगा, इसी से होकर इसके संकेत आएंगे यहाँ कि आप भोजन का सेवन करवाते रहिए, ठीक है। फिर देखिए, फिर आते हैं फ्लोएम बेसिक। ये कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। बाकी सभी क्या है? जीवित है, लिविंग है, लेकिन ये क्या है? डेड है, मृत है, ठीक है। फ्लोएम बेसिक हैं, दृढ़, दृढ़ है तो मृत ही होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ क्या पाई जाती हैं? एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, ना ही केंद्रिक होगा, ना ही जीवद्रव्य। जहां मृत दे रखा है ना, वहां आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या मैडम इसमें केंद्रक पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। केंद्रक जीवित कोशिका में होता है, मृत में नहीं होता है। मृत में सिर्फ क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। मृत वो भी नहीं कि आप सोचोगे कि एक व्यक्ति मरा हुआ है, क्या मैडम उसमें सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो जीवों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, जीवों के अंदर नहीं कहूंगी, प्राणियों के अंदर क्या है? कोशिका भित्ति नहीं होती है। सिर्फ पादप जाति के अंदर क्या होती है, या एनिमल जाति के अंदर नहीं होती है, लेकिन पादप जाति या पादप कोशिका के अंदर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ये तो आप नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हो। लेकिन ये देखो कि जो पादप कोशिका है, जो मृत है, उसके अंदर सिर्फ क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए तो हम एक बार फ्लोएम मर्दोतक और देख लेते हैं। ये जीवित है, ये मैंने बता दिया, ये क्या करेगा? भोजन का संग्रहण करेगा, यानी इसको चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता। क्यों? ये इसके केंद्र कार्य कर रहे हैं, इसको ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा खपत हो रही है, तो इनको क्या है? भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन की आवश्यकता होगी तो भोजन का स्टोर करने वाला कौन बैठा है? आपका फ्लोएम मर्दोतक, जो क्या कर रहा है? भोजन का स्टोर कर रहा है, भोजन का जो संग्रहण कर रहा है, उससे भोजन क्या ले लेंगे? ये चालनी नलिका तथा या कि सह कोशिका ले लेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान से देखना किस तरह से। देखो, ऐसा फ्लोएम, जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ आपको कि ऐसा फ्लोएम, क्वेश्चन है, ऐसा फ्लोएम अवयव या फ्लोएम तत्व कौन सा है? तत्वों से आप कंफ्यूज हो जाओगे, यानी फ्लोएम अवयव, ऐसा फ्लोएम अवयव कौन सा है जो सबसे आधुनिक है, या सबसे आधुनिक फ्लोएम अवयव कौन सा है? फ्लोएम अवयव कौन सा है? जैसे ये चारों आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चालनी नलिका और आपकी क्या हो गई? सहक कोशिका, और आपके क्या हो गई? फ्लोएम रेसे, और आपका फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आएगा, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ। जैसे हमने क्या देखा था कि सहमन उत्तक का निर्माण कौन से आपके कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? टेरिडोफाइटा से। टेरिडो, वैसे तो हम इन सबके टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके लक्षण हम पढ़ेंगे। ये एक अपने यूनिट है, सेवाल, कवक, लाइकेन, सेवाक, ठीक है। ये आपकी
सबसे ये इन सब के लक्षण हम पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा, उसके बाद आता है आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइटा यहाँ आ जाता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये क्रम से लिखने का अर्थ क्या है? क्रम से लिखने का अर्थ है कि जैसे सबसे पहले कौन आए? टेरिडोफाइटा आए, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म आए, उससे के बाद कौन आए? एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा से पहले भी कौन आया? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा से पहले थैलोफाइटा। ठीक है, इस तरह से इन जीवों का निर्माण हुआ, इन पादप जातियों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर सबसे पहले, टेरिडोफाइटा से ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले सहमन ऊतक का निर्माण किन के अंदर हुआ था? तो किन के अंदर हुआ था? टेरिडोफाइटा के अंदर। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सहमन ऊतक का निर्माण करने वाले सबसे पहले कौन इस पृथ्वी पे आए? कौन है? टेरिडोफाइट। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या है। जैसे यहाँ आपका चालनी नलिका, चालनी नलिका, चारों के चारों तत्व एंजियोस्पर्म के अंदर पाए जाते हैं। चालनी नलिका, सहकोशिका और आपका फ्लोएम रेसे और आपका फ्लोएम मृदुतक। यानी एंजियोस्पर्म के एक फ्लोएम के अव्यय के अंदर चारों तत्व पाए जाते हैं, चारों कोशिकाएं पाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर क्या है? चालनी नलिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? चालनी कोशिका, चालनी कोशिका। कुछ क्या है? एल्बुमिन्स कोशिका, एल्बुमिन्स कोशिका, या इसको एक और नाम दिया जाता है स्ट्रासबर्गर कोशिका, स्ट्रासबर्गर कोशिका। ठीक है, और बाकी जैसे फ्लोएम रेसे हैं, फ्लोएम रेसे ही आएंगे यहाँ, और यहाँ क्या आएंगे? फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम मृदुतक। ठीक है, इस तरह से ये जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के फ्लोएम के कितने? चार तत्व ही पाए जाते हैं। सिर्फ अंतर क्या है कि चालनी नलिका की जगह जिम्नोस्पर्म में चालनी कोशिका पाई जाती है और सह कोशिका की जगह क्या है? एल्ब्यूमिन्स कोशिका या स्ट्रासबर्गर कोशिका। नाम से पता चल रहा होगा कि इस कोशिका को नाम किसने दिया है या इसकी खोज किसने की है? स्ट्रासबर्गर के द्वारा। ठीक है, फिर फ्लोएम रेसे और फ्लोएम मृदुतक। अब देखो टेरिडोफाइटा के अंदर क्या मिलता है? टेरिडोफाइटा के अंदर चालनी नलिका, चालनी नलिका नहीं, चालनी कोशिका और आपकी सह कोशिका की जगह कुछ नहीं मिलता। आपके फिर क्या है? फ्लोएम रेसे और आपके फ्लोएम मृदुतक। अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हो सकता है इस एग्जाम में भी पूछ लिया जाए कि सह कोशिका किसके अंदर नहीं पाई जाती, या कौन सी प्रजाति के पादप की कौन सी प्रजाति के अंदर नहीं पाई जाती है, या कौन से पादपों के अंदर क्या है आपकी सह कोशिका नहीं पाई जाती है। किसके अंदर नहीं पाई जाती है? टेरिडोफाइटा के अंदर, या टेरिडोफाइटा के जितने भी पादप जाति है उसके अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर ऐसे पूछिए कि जिम्नोस्पर्म के अंदर सह कोशिका की जगह कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो आपकी एल्ब्यूमिन्स कोशिका या स्ट्रासबर्गर कोशिका। कार्य सेम है वो का वो ही, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, काम वही है। ये कोशिका भी वही काम कर रही है, भोजन का सेवन करना, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल बताती हूँ कि आप सोच रहे हो कि मैडम पहले भी आपने ये बताया कि इसकी जगह ये, इसकी जगह ये क्यों हुआ? देखो सबसे पहले जब फोन नहीं आए थे तो क्या थी? एसटीडी, जिसपे जाके कॉल करते थे, या एक आवाज लगती थी कि आज उस फोन आ रहा है, जल्दी से भाग के आइए एसटीडी पे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम फोन नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले कौन सा है? नोकियो का फोन आया। कौन आया? किसका फोन आया? नोकिया का, नोकिया का फोन आया। फिर धीरे धीरे विकास हुआ और एंड्रॉइड फोन आने लगे। अब बताओ मेरे को, जब ये एंड्रॉइड फोन आ गए तो क्या नोकिया को कोई यूज करता है? कोई नहीं करता है। वैसे ही धीरे धीरे क्या है, जीवन में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे वैसे क्या है, आधुनिकता आती गई और जिसकी मांग ज्यादा होती है वो ही रखते हैं। इधर भी देखो, सबसे पहले टेरिडोफाइट आए तो यहाँ इनकी जरूरत नहीं थी सह कोशिका की, तो सिर्फ यही काम चला रहे थे। फिर इसके अंदर आधुनिकता आती गई और क्या, ये कोशिका आती गई। सबसे पहले इन्होंने ये नाम रख दिया
फिर उनका क्या है, नाम चेंज करके ये कोशिका से नलिका बन गई। जब बड़े पादप का निर्माण हुआ तो कोशिका से क्या बन गई, नलिका बन गई, तो उसको नली जैसी संरचना है तो उसका नलिका नाम दे दिया। और ये सहायता कर रही है चालनी नलिका को आगे भोजन सेवन कराने में, इसलिए इसको नाम दे दिया सह कोशिका। ठीक है, पहले जिन्होंने स्ट्रासबर्गर ने खोजी उसके नाम पर ही स्ट्रासबर्गर कोशिका रख दी। ठीक है, फिर उसका नाम चेंज कर दिया। तो ये था आपका। अब देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। तो क्या है, सबसे आधुनिक फ्लोएम अवयव कौन सा है? कौन सा है सबसे आधुनिक फ्लोएम? तो यहाँ देखो, यहाँ चालनी कोशिका है, यहाँ चालनी कोशिका है, यहाँ क्या आ रहा है, चालनी नलिका, यानी कि सबसे आधुनिक कौन सा बना है आपका, चालनी नलिका। ठीक है, बाकी सेम यही है। और यहाँ आपके 3 हैं और यहाँ आपके ये 2-2 हैं, यहाँ आपके 4-4 हैं, यहाँ 3 ही तत्व हैं। पूछ लिए जाते हैं टेरिडोफाइटा में आपके फ्लोएम के कितने अवयव पाए जाते हैं, कितने, 3 अवयव पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये फ्लोएम का पूरा चार्ट या फ्लोएम के जो जितना वर्ण है वो समझ में आया होगा। तो एक बार जरूर कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ मैडम समझ में आया, और एक बार आप लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए यदि आपको पसंद आया है तो। ठीक है, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा, आज आगे का टॉपिक और स्टार्ट कर लेते हैं। इसी के अंदर है उत्तक के अंदर ये है आपके दे रखा है उत्तक, उत्तक तंत्र, और फिर उसके बाद द्वितीयक वर्ती दे रखी है। तो पूरा हम सब डिटेल से पढ़ेंगे। उत्तक हमने पढ़ लिया है, आज हमारा उत्तक कंप्लीट हो गया है। फिर इसी के पॉइंट के अंदर दे रखा है उत्तक तंत्र। तो अब हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, उत्तक तंत्र क्या होता है। चलिए हम देखते हैं उत्तक तंत्र क्या होता है। उत्तक तंत्र देखो, हम पढ़ते हैं कोशिका, कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तक, उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, उत्तक तंत्र, और उत्तक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, अंग, अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र, और पूरे के पूरे अंग तंत्र मिलकर क्या बना देते हैं, एक शरीर का निर्माण कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पादपों के अंदर है, क्या है, उत्तक तंत्र के अंदर क्या है, उत्तक मिलकर, उत्तक मिलकर एक या एक, 2 या 2 से अधिक उत्तक मिलकर, एक तो है जो है उसको तो उत्तक ही कहेंगे, यानी 2 या 2 से अधिक उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, उत्तक तंत्र बनाएंगे, और वो उत्तक तंत्र एक कार्य करेगा। ठीक है, या एक पादप को क्या है, उसके जीवन को आगे बढ़ने के लिए उसको सहायता देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं उत्तक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो एक पादप के अंदर क्या है, उत्तक तंत्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का उत्तक तंत्र मिलता है। तो सबसे पहला है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, फिर है वर्ण उत्तक, वर्ण उत्तक तंत्र। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। फिर आता है आपका सहवनी उत्तक या सहवन उत्तक तंत्र, जो हम पढ़ चुके हैं। सहवन यानी परिवहन कौन करवाता है एक पादप के अंदर, जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर क्या करवाते हैं, सहवन तंत्र बनाते हैं, या जाइलम व फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं, सहवन तंत्र बनाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, देखो 3 प्रकार के उत्तक तंत्र है, कौन कौन से, एक आपका बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, फिर आपका आता है वर्ण उत्तक तंत्र, और फिर आता है आपका सहवन उत्तक तंत्र। एक पादप के अंदर ये 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र का बेसिक जानकारी या उसके सामान्य लक्षण बता देती हूँ, या बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए
इसके अंदर देखना हमने पढ़ लिया है वेस्कुलर, इसके अंदर आता है जाइलम तथा फ्लोएम। ये किस प्रकार के उत्तक है? जाइलम तथा फ्लोएम ये स्थायी उत्तक है तथा जटिल प्रकार के स्थायी उत्तक है। ठीक है, अब देखिए बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र या आपका क्या है बाह्य त्वचीय कहें तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। देखो मैं बताती हूँ, ये आपका क्या है, सबसे पहले ये एक पादप है, ठीक है, इस तरह से इसके मूल हैं और ये पादप इसका तना है। इस तने से क्या निकल रही है? शाखाएं निकल रही हैं जिसपे परण लगी हुई है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इसकी इस तरह से ये काट ले ली, इसकी काट ली, जैसे ये अनुप्रस्थ काट, ये क्या है? तना है, इस तने को मैंने काटा, इस तरह से काट के और इसको मैंने किस तरह से किया? ऐसे किया, जैसे ये इसके अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है? इस तरह से जाइलम तथा फ्लोएम सहमन उत्तक तंत्र दिख रहा है। ठीक है, फिर इसके चारों तरफ एक क्या दिख रही है? एक पट दिख रही है। अब देखो मैंने यहाँ इसका क्या ले लिया? एक काट ले ली, काट ली तो ये कैसी दिखाई देगी? ये आपकी इस तरह से कोशिकाओं से बनी हुई दिखाई देगी। इस तरह से क्या है? कोशिकाओं से बनी हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा मिलकर क्या कहलाता है? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। यानी कि अब देखो सबसे बाहरी परत, एक पादप की सबसे बाहरी परत, ऐसे नहीं समझ में आता है तो जैसे देखो ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ दिख रहा है, इसके ऊपर ये क्या है? बाह्य आवरण है। बाह्य आवरण इसको हम क्या कहते हैं? त्वचा। ठीक है, बाह्य यानी बाह्य, बाहर का, सबसे बाहरी, बाहरी त्वचीय यानी त्वचा। बाहरी त्वचा किसकी? एक पादप की। एक पादप की बाहरी त्वचा क्या होती है? बाह्य त्वचीय। ऐसे उत्तक, ऐसे मिलकर उत्तक क्या होंगे? कोशिकाएं। बाह्य त्वचा की कोशिका यानी कोशिका बोल सकते हैं, इसकी कोशिकाएं, कोशिकाएं बोल दूं क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र बनाती है। आई बात समझ में? एक वर्ड लिया, उस वर्ड को खोलते जाओ आगे। बाह्य यानी बाहरी, त्वचीय यानी त्वचा किसकी? पादप की। पादप की बाह्य त्वचा की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र बनाती हैं। आई बात समझ में? अब देखो ये क्या है? बाह्य त्वचा की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? आपकी 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, यानी 3 प्रकार की इसके अंदर कोशिकाएं मिलती है, क्योंकि उत्तक है, उत्तक तो कोशिकाओं से मिलकर बनेगा और इसके अंदर क्या है? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 3 प्रकार की, कौन कौन सी? सबसे पहले देखो बाह्य त्वचा कोशिका और दूसरी है आपकी रंध्र और तीसरा है आपका जो ये देखो ये कोशिकाएं वृद्धि कर गई, जिसको क्या बोला जाता है? बाह्य त्वचीय, बाह्य त्वचीय उपांग, त्वचीय उपांग। ठीक है, जैसे देखो ये बाह्य त्वचा, मैंने क्या कहा? ये बाह्य त्वचा की कोशिकाएं, इस तरह से ये अंगुली बाहर निकल गई, इस तरह से ये अंगुली बाहर निकल गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? उपांग यानी अंग। ठीक है, तो इसीलिए बाह्य त्वचीय उपांग। अब मैं एक एक और करके डिटेल से बताती हूँ कौन कौन सी क्या है। ठीक है, ये देखो बाह्य त्वचा कोशिकाएं यानी एक लेयर, ये एक लेयर बना रही है, सबसे बाहरी एक परत, सिर्फ एक कोशिका, जैसे कोशिकाएं मिलकर एक लेयर बनाएगी, इस तरह से ये गोलाई में मैं बता देती हूँ, इसी तरह से ये आगे आगे जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की कोशिकाएं ये जो पाई जा रही है, इनको क्या क्या है? ये बाह्य त्वचीय कोशिका। ठीक है, फिर देखो, फिर ये जो मैंने यहाँ से छिद्र बनाया है, देखो ये छिद्र यहाँ से यहाँ जाने के लिए रास्ता प्रदान कर रहा है कौन? ये जैसे ये छिद्र देखो, बाकी कोशिकाओं में मैंने नहीं बनाया, यहाँ मैंने कोशिकाओं के अंदर क्या छोड़ दिया? छिद्र छोड़ दिया। इसको बोला जाता है रंध्र। क्या है? रंध्र। क्या करता है ये?
कि इन कोशिकाओं के अंदर क्या है, श्वसन की क्रिया करेगा, यानी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। ठीक है, तो इन गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कौन मिलते हैं, रंध्र। गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। एक कार्य और होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ। वाष्प यानी पानी का वाष्प में बनकर निकलना, एक पानी का वाष्प में बनकर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, फिर देखो ये कोशिका आपको नहीं दिख रही क्या, ये देखो ये इस तरह से निकल के क्या बना रही है, रोम बना रही है। ठीक है, दिख रहा है, इस तरह से ये रोम बन रहा है। इसको बोला जाता है बाह्य त्वचीय उपांग। बाह्य त्वचीय उपांग यानी एक कोशिका वृद्धि करके उपांग बना दिया, जिसको बोला जाता है बाह्य त्वचीय उपांग। ठीक है, तो एक बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं या कितने भागों से मिलकर बनता है, तो आपका बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र क्या है, जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं वो, और उसके बाद जो क्या है, रंध्र, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, और तीसरा आपका बाह्य त्वचीय उपांग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया है, कल हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। बाह्य त्वचीय ये जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र जो है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र को हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आप इतना याद रखना, कल इसके अंदर देखेंगे कि जो तने के अंदर रोम पाए जाते हैं वो क्या है, कोशिकाएं होती है या वो कोशिकाएं होती है, या फिर जो क्या है आपके क्यूटिकल की स्तर पाई जाती है, वो क्यों पाई जाती है, क्या वो मूल के अंदर पाई जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर। ठीक है, 2016 के अंदर पूछा गया था कि उसके अंदर सत्य असत्य वाले कथन थे कि मूल के अंदर, मूल में क्यूटिकल नहीं पाई जाती, तो बताना था ये क्या ये सही है या नहीं है, तो ये सही था, मूल के अंदर क्यूटिकल नहीं होती। देखो थोड़ा सा बता देती हूँ, मैंने यहाँ क्वेश्चन बता दिया, तो बाकी तो मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगी। क्या होता है कि इनके ऊपर ये जो क्या है, ये जो आपकी क्या दिख रही है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र दिख रहा है, इसके ऊपर एक परत पाई जाती है, किसके जैसी, मोम, चिपचिपे मोम के जैसी, मोम के जैसी एक परत, एक लेयर बना लेती है। ठीक है, इसकी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, इस तरह से ये मिलकर एक लेयर बना लेती है, मोम जैसी परत, इसको बोला जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल ये क्यों बनाती है, क्या ये सभी पादपों के सभी भागों में पाई जाती है, तो मैं बता देती हूँ, ये आपके मूल के अंदर नहीं पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, तने के अंदर पाई जाती है। तो इसके बनने का क्या रीजन है वो भी मैं बता देती हूँ, मैंने क्या कहा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ऐसे इसकी क्रिया सबसे कम होती है कहाँ, वाष्पोत्सर्जन की, जो मृदुभिद पादप, जीरोफाइट, इसको बोला जाता है जीरोफाइट, मृदुभिद पादप, यानी कि जहां जल की कमी होती है, जहां रेगिस्तान वाला एरिया होता है, जहां जल की कमी होती है, तो इस तरह से एक पौधा, जैसे ये पौधा है, ये यहाँ क्या है, भूमि, और इस भूमि के अंदर क्या, जैसे ये इसकी जड़ें हैं, यहाँ से क्या आएगा, पानी आएगा, और इसलिए कौन, जाइलम सहमन करवाएगा और इन पत्ती के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ क्या पाई जाती है, यहाँ आपकी सबसे बाहरी परत क्या है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रंध्र पाए जा रहे हैं, तो यहाँ से जल आएगा और जल खींचेगी, और जल आके यहाँ से किसकी क्रिया के द्वारा निकल जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यानी एक जड़ ने, एक मूल ने क्या किया, जल का अवशोषण किया, और वो जाइलम ऊतक के द्वारा जो पादप के अन्य भागों तक पहुंचाया गया, और पर्ण के जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है उसके द्वारा, उनके रंध्रों के द्वारा जल क्या निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, जल बाहर निकल गया तो क्या हो गई, जल की हानि हो गई। ठीक है, अब देखो, अब सोचने वाली बात है कि यहाँ जल की क्या है, कमी है, पहले से ही जल की कमी है, कौन से पादपों के लिए, मृदुभिद, रेगिस्तान वाले पादपों के लिए, तो यहाँ जल की कमी है, तो क्या ये पर्ण इनको बाहर निकलने देगी, यानी जल की कमी तो पहले से ही है, फिर ये निकल जाएगा, तो पादप को जल कहाँ से मिलेगा, इसके लिए क्या है,
इन्होंने अपने ऊपर एक मोम जैसी परत लगा लिया, जिससे ये क्या है, ये जो रंध्र है ये बंद हो गए, इनको बंद कर दिया। और इस परत को क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। तो क्या इसको यहाँ मूल के अंदर बंद करने की जरूरत है, मूल की त्वचा के ऊपर पाए जाने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। तो मिट्टी के अंदर तो क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, मूल के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। क्यूटिकल का क्या कार्य होता है कि ये वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए या जल की हानि को कम करने के लिए क्यूटिकल की परत पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन 2016 के अंदर पूछा गया था और वहां आपको इसको सही बनाना था। ठीक है, फिर देखो, ये तो हो गया ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी क्यूटिकल की परत। फिर हम इसके आगे कल देखेंगे कि किस तरह से ये जो रोम है, क्या ये मूल के अंदर एक कोशिकीय होते हैं या तने के अंदर भी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पूरा हम डिटेल से कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।